हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो बीपीएससी एईडीओ का एग्ज़ाम होने वाला है अप्रैल में। ठीक है, उसके लिए जो है एडुटेरिया के तरफ से जनरल स्टडीज़ का टेस्ट जो है वो कराया जा रहा है। ठीक है, क्लासरूम टेस्ट है ये। तो इस वीडियो में हम लोग उसी टेस्ट को देखेंगे। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। ये टेस्ट नंबर 1 होगा और आगे भी ऐसे ही टेस्ट आपको इसी चैनल पर उपलब्ध करवाए जाएंगे, तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें टोटल 100 प्रश्न है। चलिए, पहला प्रश्न है, सभी प्रश्नों का हम लोग जो है व्याख्या सहित उत्तर बताएंगे। चलिए, पहला प्रश्न है, भारत में भू आकारों की रचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। पहला है, संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन पठार का ही विस्तारित भाग है। ये आपका सही है। दूसरा है, कश्मीर घाटी की रचना एक समभिन्नति में हुई है। ये भी सही है। और गंगा मैदान की रचना एक अग्रगर्त में हुई है। ये भी सही है। चौथा कथन जो है गलत दिया गया है, यानी ऑप्शन हो जाएगा 1 और 2 और 3 सही है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला सवाल देखेंगे, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। पहला कथन है, तो इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। भौमिकीय दृष्टि से प्रायद्वीप क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन भाग है। यह आपका सही कथन है। हिमालय विश्व में सबसे नवीन वलित फोल्डेड पर्वतों को प्रदर्शित करते हैं। ये भी सही है। तीसरा है, भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों की जमाव क्रिया के द्वारा हुई है। यही गलत है, गलत पूछा था, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन। बाकी चौथा देखेंगे, भारत में गोंडवाना शिलाओं में कोयला का बृहत्तम भंडार है। ये आपका सही दिया गया है। तो 3 कथन सही थे, चौथा गलत था, यानी सी ऑप्शन गलत था। यानी ऑप्शन देखेंगे तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है 2 का। अगला प्रश्न देखेंगे 3 नंबर, अरुणाचल प्रदेश से सदिया यानी असम में प्रवेश करने के बाद ब्रह्मपुत्र नदी को किस स्थानीय नाम से जाना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर सवाल का, वो हो जाएगा यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा, दिहांग के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन हो जाएगा ए। अरुणाचल प्रदेश में सदिया असम में प्रवेश करने के बाद ब्रह्मपुत्र नदी को इसके स्थानीय नाम दिहांग से जाना जाता है। जब दिहांग दिबांग और लोहित नदियों से मिलती है तब यह ब्रह्मपुत्र के रूप में जानी जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी की प्रमुख सहायक नदी, बाएं किनारे की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, तो लहासा नदी है, न्यांग नदी है, लोहित नदी है, धनासरी नदी है और कोलांग नदी है। और दाएं किनारे की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, तो कोमेंग नदी है, कामेंग नदी, मानस नदी, तिस्ता नदी और सुबनसिरी नदी है। ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर 3 का ए ऑप्शन। नेक्स्ट है, नीचे दो व्यक्त दिए गए हैं, कथन एक और दूसरे कारण दिए गए हैं, तो उसको जो है आपको सही उत्तर का प्रयोग करके बताना है। पहला है, गंगा बहुत ही प्रदूषित नदी है और इसका कारण है, जो नदी जितनी पवित्र होती है वह उतनी ही अधिक प्रदूषित होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन। ए सही है, परंतु कथन जो है आर गलत है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए, अगला प्रश्न देखेंगे। 5 नंबर प्रश्न है, झारखंड में स्थित प्रसिद्ध तिलैया और मैथन बांधों का संबंध दामोदर की उस सहायक नदी से है जिसे दामोदर घाटी परियोजना का आधार स्तंभ माना जाता है। उस नदी की पहचान करें। तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा, बराकर नदी। ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए, अगला प्रश्न देखेंगे। 6 नंबर प्रश्न दिया गया है, भारतीय मानसून की प्रमुख विशेषता मौसमी विस्थापन है जिसका कारण है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्थल तथा समुद्र का विभेदी तापन, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा 6 नंबर सवाल का। अगला प्रश्न देखेंगे 7 नंबर, पर्याप्त मानसूनी वर्षा के बावजूद भारत को प्यासी धरती का देश समझा जाता है, इसका प्रमुख कारण क्या है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा, वर्षा के पानी का तेजी से बह जाना, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला सवाल देखेंगे, भारत के पूर्वी तट तथा पश्चिमी तट की तुलना में अधिक चक्रवात क्यों आते हैं, सबसे सटीक भौगोलिक कारण का चयन करें। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 8 नंबर सवाल का सी ऑप्शन हो जाएगा,
खाड़ी की शंक्वाकार बनावट चक्रवातों को उत्तरी पश्चिमी तटों की ओर केंद्रित कर देती है इसी कारण। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। 9 नंबर प्रश्न है, नीचे दो वक्तव्य दिए हैं, कथन ए और दूसरे में कारण दिया गया है, निम्नलिखित पर विचार करना है। पहला है, हिमालय में भूस्खलन की आवृत्ति में वृद्धि होती है और हाल के वर्षों में हिमालय में बड़े पैमाने पर खनन कार्य हुआ है। तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो 9 नंबर सवाल का हो जाएगा ए ऑप्शन। ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही व्याख्या भी करता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, पश्चिमी तट की तुलना में पूर्वी तट चक्रवातों द्वारा अधिक प्रभावित है और कारण इसका दिया गया है, भारत का पूर्वी तट उत्तर पूर्वी व्यापारिक हवाओं की अस्थायी मेखला में पड़ता है। तो उपरोक्त में से कौन सा सही है? तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो 10 नंबर सवाल का हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी सी ऑप्शन है, ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा। एस सही है परंतु आर जो है ये गलत है, यानी ऑप्शन देखेंगे तो सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 11 नंबर प्रश्न देखेंगे। 11 नंबर प्रश्न है, प्राणी कोशिकाओं और पादप कोशिकाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा बी ऑप्शन। प्राणी कोशिकाओं में केवल कोशिका झिल्ली होती है, कोशिका भित्ति नहीं होती, लेकिन पादप कोशिकाओं में दोनों होती है, यानी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट है 12 नंबर प्रश्न है, ध्वनि और प्रकाश तरंगे हैं, तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा 12 का ए ऑप्शन हो जाएगा। वायु में क्रमशः अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ होती है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए अगला सवाल देखेंगे, नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 13 नंबर सवाल का वो हो जाएगा यहाँ पर 2 और 4 सही है, यानी बुझे चूने के घोल का प्रयोग दीवारों की पुताई के लिए किया जाता है, ये सही है, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुझा हुआ चूना के नाम से जाना जाता है, ठीक है, तो ये भी सही है, ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा 2 और 4। तो राइट आंसर देखेंगे तो 13 का हो जाएगा बी ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे 14 नंबर, निम्नलिखित कथनों में से सही उत्तर का चुने। स्टार्च और ग्लाइकोजन दोनों ग्लूकोज से बनते हैं तथापि, तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा बी ऑप्शन। ग्लाइकोजन प्राणी कोशिकाओं में बनता है किंतु स्टार्च पादप कोशिकाओं में बनता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न दिया गया है, चुंबकत्व का अनुचुंबकीय सिद्धांत निम्न में से किसके द्वारा प्रदर्शित होता है? तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर प्लेटिनम के द्वारा, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 16 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, एक गिलास पानी में नमक का घोल समरस होता है और पूरे हिस्से में विभिन्न संघटक वाला घोल समरस होता है। इसका राइट आंसर देखेंगे तो 16 का हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा। ए सही है परंतु आर जो है वो गलत है, यानी कारण गलत दिया गया है, ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, उत्कृष्ट धातुओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, उत्कृष्ट धातुएं प्रकृति में शुद्ध रूप में प्राप्त होती है, 17 नंबर सवाल, और दूसरा हो जाएगा यूरेनियम एवं सीसा उत्कृष्ट धातु के उदाहरण है, तो ये गलत है। पहला कथन जो है सही दिया गया है, यानी ऑप्शन हो जाएगा केवल एक, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला सवाल देखेंगे, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका जो करेक्ट आंसर देखेंगे यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। क्लोरोफिल प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है जिससे जल अणुओं का विभाजन होता है एवं प्राप्त ऊर्जा वाहकों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन करता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे हम लोग। अगला सवाल है 19 नंबर प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, एक पूर्णतः घर्षणहीन पृष्ठ पर खड़ा एक व्यक्ति सीटी बजाने से अपने को गति में ला सकता है और इसका कारण है, यदि किसी तंत्र पर कोई बाह्य बल क्रियाशील नहीं है तो इसका संवेग परिवर्तित नहीं हो सकता। इसका राइट आंसर देखेंगे तो डी ऑप्शन हो जाएगा। ए गलत है परंतु कारण जो है इसका सही दिया गया है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे 20 नंबर सवाल। अगला प्रश्न है, जल के
गुणधर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 20 नंबर सवाल का, वो हो जाएगा 1 और 3 सही है। यानी जल आयनिक यौगिकों का श्रेष्ठ विलायक है, लेकिन सहसंयोजक यौगिकों का अल्प विलायक है। और तीसरा सही है, जल का घनत्व अधिकतम 277 केल्विन तापमान पर होता है। यानी 1 और 3 सही है, दूसरा कथन गलत है। यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला सवाल दिया गया है 21 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, कवक मूल संगुणन परजीविता का एक उदाहरण है और इसका कारण है यह एक पौधे की जड़ और एक कवक के बीच एक प्रकार का संगुणन है। इनमें से सही उत्तर का चयन करना है कूट का प्रयोग करके। तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो 21 का हो जाएगा, यहाँ पर 21 नंबर सवाल का हो जाएगा डी ऑप्शन। ए गलत है किंतु आर जो है सही है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट प्रश्न है, ट्रांसफार्मर एक प्रकार का उपकरण है जो, तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा 2 और 3। यानी वोल्टता को बढ़ा सकता है और यहाँ पर वोल्टता को घटा सकता है। यानी ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, ट्रांसफार्मर एक स्थिर विद्युत उपकरण है जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे 23 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन जो है वो सही है, इसको बताना है। उच्चतर तापमानों पर रासायनिक अभिक्रिया तीव्रतर हो जाती है और उच्चतर तापमानों पर आणविक गति और द्रुत हो जाती है। तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो 23 नंबर सवाल का हो जाएगा यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण भी करता है। ए की सही व्याख्या आर है। ठीक है, वही बात है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 24 नंबर सवाल, निम्नलिखित जंतुओं पर विचार कीजिए और उपयुक्त में से कौन स्तनधारी है, इसको चुनना है। ठीक है, तो 24 नंबर सवाल राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा पहला जो है समुद्री गाय, ये स्तनधारी है। और आपका कौन सा है, समुद्री सिंह, ये जो है स्तनधारी है। यानी ऑप्शन देखेंगे तो हो जाएगा बी ऑप्शन, केवल 1 और 3, दूसरा नहीं होगा। यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है, एक मनुष्य द्वारा भूमि पर लगाया गया दबाव सबसे अधिक कब होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 25 नंबर सवाल का बी ऑप्शन हो जाएगा, जब वह एक पैर की पदांगुली पैरों की उंगलियों पर खड़ा होता है। यानी ऑप्शन देखेंगे तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दबाव का सूत्र जो है P बराबर F/A होता है। इसका मात्रक जो है पास्कल होता है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे 26 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपरोक्त में से कौन सा सही है। पहला है, रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉन बंधुता किसी एक वर्ग में सदैव ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ती है और कारण है किसी एक वर्ग में परमाणुवीय त्रिज्याएं सामान्यतः ऊपर से नीचे की ओर बढ़ती है। तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो 26 नंबर सवाल का हो जाएगा डी ऑप्शन। ए गलत है किंतु आर जो है सही है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे 27 नंबर प्रश्न है, एम्फीबिया बताता है। तो एम्फीबिया जो है ये राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा डी ऑप्शन, जल एवं स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशुओं को बताता है। यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए अगला सवाल देखेंगे 28 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है, इसको बताना है। तो पहला है, तापमान में वृद्धि के साथ ग्लिसरीन की श्यानता बढ़ जाती है, ये गलत दिया गया है। ठीक है, और तापमान में वृद्धि अणुओं की गतिज ऊर्जा को बढ़ा देती है, ये आपका सही दिया गया है। यानी ऑप्शन देखेंगे तो हो जाएगा डी ऑप्शन। ए गलत है किंतु आर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे 29 नंबर, निम्नलिखित अम्लों में से किस अम्ल का उपयोग कार बैटरियों में किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सल्फ्यूरिक अम्ल का। ठीक है, इसका सूत्र जो होता है H2SO4 होता है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, इसे अम्लों का राजा कहते हैं, इसको भी ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे 30 नंबर सवाल। 30 नंबर प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, मानव शरीर में यकृत वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और इसका कारण है यकृत 2 महत्वपूर्ण वसा पाचक एंजाइम उत्पन्न करता है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनना है।
इसका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा ए सही है, परंतु आर जो है गलत है। यानी मानव शरीर में यकृत वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ये सही है, और कारण जो है इसका गलत दिया गया है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला कथन है 31 नंबर सवाल का, 1859 का नील विद्रोह केवल किसानों का एक स्वतः स्फूर्त आंदोलन नहीं था, बल्कि इसे समाज के अन्य वर्गों का भी समर्थन प्राप्त था। और इसका कारण देखेंगे तो कारण दिया गया है यहाँ पर, ये बिल्कुल सही है कथन। बंगाल के बुद्धिजीवियों ने लेखों और जनसभाओं के माध्यम से किसानों के शोषण को उजागर किया और उसे कानूनी अधिकारों का समर्थन किया, तो ये भी सही है। यानी ऑप्शन देखेंगे तो हो जाएगा 31 का ए ऑप्शन। ए और आर दोनों सही है और आर कोमा ए की सही व्याख्या है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला प्रश्न देखेंगे 32 नंबर, कैप्टन विलियम हॉकिंस के मुगल दरबार अभियान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है यहाँ पर दिया गया है 32 नंबर सवाल। पहला कथन है, हॉकिंस हेक्टर नामक जहाज से सूरत तट पर उतरा था। दूसरा है, उसने सम्राट जहांगीर से तुर्की भाषा में संवाद किया, जिससे प्रभावित होकर उसने 400 का मनसब प्रदान किया। बाकी तीसरा देखेंगे तो यहाँ पर दिया गया है, उससे पुर्तगालियों के कड़े विरोध के बावजूद सूरत में अस्थायी फैक्ट्री खोलने का शाही फरमान तुरंत मिल गया था। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा 32 नंबर सवाल का ए ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर 1 और 2 सही है, ठीक है, तीसरा कथन गलत है। यानी हॉकिंस जो है हेक्टर नामक जहाज से सूरत उतरा था, ये बिल्कुल सही है, और उसने सम्राट जहांगीर से तुर्की भाषा में संवाद किया, जिससे प्रभावित होकर उसे 400 का मनसब प्रदान किया गया। चलिए नेक्स्ट सवाल देखेंगे 33 नंबर, भारतीय इतिहास के निर्णायक लड़ाइयों के संबंध में निम्नलिखित कथनों का विश्लेषण कीजिए। चलिए तो देखते हैं हम लोग 33 नंबर। पहला है, मध्यकालीन भारत के दौरान पानीपत के तृतीय संघर्ष में दुरानी साम्राज्य ने लोधी वंश के अंतिम शासक को शिकस्त दी। ये आपका सही है, ठीक है। मैसूर के शेर कहे जाने वाले टीपू सुल्तान ने तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में वीरगति यानी मृत्यु प्राप्त की, ये भी सही है। तीसरा कथन गलत दिया गया है, यानी ऑप्शन देखेंगे तो केवल 1 और 2, इसका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर असत्य है पूछा था, तो राइट आंसर देखेंगे तो केवल 1 और 2 हो जाएगा, ठीक है। तीसरा जो है वो सही दिया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, औपनिवेशिक भारत की भू राजस्व और राजनीतिक व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विवरण जो है प्रमाणिक है? तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा 34 नंबर सवाल का, वो हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा 1 और 3। यानी पहला है, 1857 के विद्रोह के दौरान एक बड़े प्रभावशाली वर्ग के रूप में जमींदारों ने अपने हितों की रक्षा के लिए ब्रिटिश सत्ता का पक्ष लिया। और यहाँ पर तीसरा हो जाएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा लागू इस्तेमारी बंदोबस्त अपनी प्रारंभिक अवस्था में एक 10 वर्षीय संविदात्मक योजना थी। तो ये दोनों सही है, दूसरा गलत है, ठीक है। यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, ब्रिटिश कालीन भारत में किस कानूनी प्रावधान ने ईसाई मिशनरियों के लिए भारत के द्वार खोल दिए, जिससे आगे चलकर जनजातीय क्षेत्रों और समाज के वंचित वर्गों में सांस्कृतिक व धार्मिक परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त हुआ? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 35 नंबर सवाल का, वो हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो बी ऑप्शन हो जाएगा 1813 का चार्टर अधिनियम, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, 36 नंबर प्रश्न है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उस विद्रोह प्रकाश स्तंभ की पहचान कीजिए जिसे पकड़ने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 50,000 इनाम घोषित किया था। इसका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर मौलवी अहमदुल्ला शाह, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है यानी सही है? इसका राइट आंसर देखेंगे तो पहला है, खासी विद्रोह 1829 से 33 का नेतृत्व तीरथ सिंह ने किया था, ये सही है। रामोसी विद्रोह का नेतृत्व पश्चिमी घाट महाराष्ट्र में चित्तूर सिंह ने किया था, ये भी सही है। रंपा विद्रोह 1922 से 24
अल्लूरी सीताराम राजू के नेतृत्व में लड़ा गया था, जो गैर आदिवासी नेता थे। ये भी सही है, यानी उपरोक्त में से सभी सही है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है आर्य समाज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया गया है 38 नंबर सवाल का, 1877 में आर्य समाज का मुख्यालय लाहौर में स्थापित किया गया था। ये आपका बिल्कुल सही है। दूसरा है इसका मुख्य उद्देश्य वैदिक धर्म को पुनः शुद्ध रूप में स्थापित करना और भारत को सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक रूप से एक सूत्र में बांधना था। तो ये भी सही है। तीसरा है आर्य समाज ने वेदों और पुराणों के प्रामाणिकता को अस्वीकार किया। ये गलत है। आर्य समाज ने वर्ण व्यवस्था के आधार को समर्थन किया। ये भी सही है, यानी 1, 2 और 4 सही है, यानी राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा सी ऑप्शन 1, 2 और 4। चलिए नेक्स्ट सवाल देखेंगे हम लोग 39 नंबर, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है। पहला है यहाँ पर दिया गया है, हाँ पहला युग्म है राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज। तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज, तो ये भी सही है। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन, ये भी सही है। महादेव गोविंद रनाडे MG रनाडे थियोसॉफिकल सोसाइटी, यही गलत है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। राजा राम मोहन राय ने 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, ठीक है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना किया था। ये ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में हुआ था। और स्वामी विवेकानंद ने 1 मई 1897, ठीक है, 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। और महादेव गोविंद रनाडे ने थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना नहीं की थी, बल्कि इसकी स्थापना 1875 ईस्वी में न्यूयॉर्क में हेलेना ब्लवात्स्की और कर्नल हेनरी ऑकलेट के द्वारा किया गया था। यानी ऑप्शन देखेंगे तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है वर्ष 1944 की सर्जेंट रिपोर्ट के अनुसार प्राथमिक स्तर पर किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए पूर्णतः निःशुल्क और सार्वभौमिक शिक्षा का प्रस्ताव रखा गया था। इसका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा 6 से 14 वर्ष, यानी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर 6 से 14 वर्ष जो है इसका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा 6 से 11 वर्ष होगा, ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा बी, ऑप्शन हो जाएगा बी। 1944 की सर्जेंट योजना के अनुसार 6 से 11 वर्ष के बच्चों के लिए प्राथमिक स्तर पर पूर्णतः निःशुल्क और सार्वभौमिक शिक्षा का प्रस्ताव किया गया था, यानी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर 6 से 11 वर्ष, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे वुड डिस्पैच के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो 41 नंबर सवाल का राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा पहला है सहायता अनुदान व्यवस्था यानी ग्रांट्स इन एंड शुरू की गई, ये बिल्कुल सही है। और यहाँ पर देखेंगे तो हो जाएगा पहला सही है, दूसरा भी सही है, ठीक है। विश्वविद्यालय की स्थापना की सिफारिश की गई, तीसरा गलत है, यानी ऑप्शन हो जाएगा केवल 1 और 2 सही है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे 42 नंबर प्रश्न दिया गया है। 42 नंबर सवाल दिया गया है सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित में से किस देश में आज़ाद हिंद रेडियो शुरू किया था। इसका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा जर्मनी में, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है 43 नंबर अकबर के सैन्य अभियानों से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन गुजरात का द्वितीय अभियान 1575, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट सवाल देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है 44 नंबर निम्नलिखित मुगल शासक जहांदर शाह ने आमेर के किस राजा को मिर्जा राजा सवाई की उपाधि प्रदान की थी। तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा 44 नंबर सवाल का सी ऑप्शन हो जाएगा राजा जय सिंह को, ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा सी। मिर्जा राजा की उपाधि जय सिंह प्रथम को शाहजहां ने दी थी, जबकि सवाई की उपाधि औरंगजेब ने दी थी और जहांदर शाह ने इसे जय सिंह द्वितीय के साथ जोड़ा, यानी ऑप्शन देखेंगे तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगला सवाल देखेंगे। अगला प्रश्न है मुगल सम्राट औरंगजेब ने किस वर्ष मारवाड़ अभियान के दौरान हिंदुओं पर पुनः जजिया कर आरोपित करने का निर्णय लिया था। तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो 1679 ईस्वी हो जाएगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर है। चलिए 46 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक स्रोत से
हमें राजन की शक्तियों, कबीलियाई युद्धों जैसे दशराग युद्ध और वैदिक कालीन राजनीतिक संगठनों के क्रमिक विकास का ज्ञान प्राप्त होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 46 का ऋग्वेद से, यानी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर। इसका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर ऋग्वेद, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। 47 नंबर प्रश्न है, ऋग्वैदिक काल की राजनीतिक प्रणाली के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। पहला कथन है यहाँ पर, ऋग्वेद मुख्य रूप से आर्यों के राजनीतिक इतिहास और उनके काबिलियाई ढांचों को समझने का आधार था, ये सही है। दूसरा है, इसमें विदत सभा और समिति जैसी लोकतांत्रिक संस्थाओं का उल्लेख मिलता है, ये भी सही है। यानी ऑप्शन देखेंगे तो 1 और 2 सत्य है, दोनों सही है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। चलिए मिलान करते हैं। 48 नंबर सवाल, प्राचीन नाम और आधुनिक नाम दिए गए हैं। 48 नंबर प्रश्न का हो जाएगा, उर्वर जो है ये आपका हो जाएगा उपजाऊ, उर्वर जो है उर्वरा है, ठीक है। तो उर्वरा जो है उपजाऊ भूमि को कहते हैं। और हो जाएगा सीता जो है ये आपका उर्वरा उपजाऊ भूमि को हल की बनी नालियाँ होती थी। अवल जो है ये आपका कूप या कुआं होता था। और उर्दुर जो है ये आपका हो जाएगा अनाज मापने वाला पात्र होता था। यानी ऑप्शन हो जाएगा 1, 2, 3 और 4। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। अगला सवाल देखेंगे। अगला प्रश्न है, आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ कहाँ स्थित है। तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 49 का सी ऑप्शन हो जाएगा, जोशी मठ, द्वारका, कोमापुरी और श्रृंगेरी में, ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, तारीख उल हिंद जिसमें 11वीं शताब्दी के प्रारंभ के हिंदुओं के साहित्य, विज्ञान तथा धर्म का आंखों देखा सजीव वर्णन किया गया है, के लेखक कौन है। तो तारीख उल हिंद के लेखक हो जाएंगे अलबरूनी, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस योजना में की गई है। तो इसका करेक्ट आंसर देखेंगे तो सी ऑप्शन हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935 में की गई है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक भारत के संविधान की उद्देशिका में सन्निविष्ट नहीं है। तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा 52 का, यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा आर्थिक स्वतंत्रता। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार है। तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो 53 का हो जाएगा, यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा संवैधानिक अधिकार है, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, स्थानीय स्वशासन की सर्वोत्तम व्याख्या की जा सकती है कि वह एक प्रयोग है। इसका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा 54 नंबर सवाल का बी ऑप्शन हो जाएगा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का, यानी ऑप्शन देखेंगे तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगला सवाल है 55 नंबर, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है। तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो 55 का हो जाएगा, यहाँ पर बी ऑप्शन अनुच्छेद 21, ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान की किस अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतरण, अकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा 5वीं अनुसूची, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। 57 नंबर सवाल देखेंगे। 57 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति में केवल निचले सदन के सदस्य होते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा प्राक्कलन समिति, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। इसमें जो है 30 सदस्य होते हैं और सभी सदस्य लोकसभा द्वारा अपने सदस्यों में से चुने जाते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 58 नंबर सवाल। 58 नंबर प्रश्न है, अखिल भारतीय सेवा के सदस्यों की सेवा शर्तों का निर्धारण कौन करता है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा भारतीय संसद करता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य के राज्यपाल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 59 नंबर प्रश्न का, वो हो जाएगा यहाँ पर पहला है, राज्य की कार्यकारी शक्ति राज्यपाल को प्राप्त होती है, ये सही है। दूसरा है, उसे 35 वर्ष की आयु
से कम आयु का नहीं होना चाहिए, ये भी सही है, 1-2 सही है। वह राष्ट्रपति की सहमति से पद पर बना रह सकता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर 1, 2 और 3 सही है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। चौथा कथन गलत है। चलिए, राज्य की समस्त कार्यकारी शक्ति राज्यपाल में निहित होती है, जिसका वर्णन जो है आर्टिकल 154 में है। ठीक है, याद रखिएगा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 157 के तहत राज्य का राज्यपाल नियुक्त होने के लिए व्यक्ति की न्यूनतम आयु जो है 35 वर्ष होनी चाहिए और उसे भारत का नागरिक भी होना चाहिए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 156 एक में वर्णित है कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा। ठीक है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है, और उन्हें हटाने का अधिकार भी राष्ट्रपति के पास है, जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? पहला है 60 नंबर प्रश्न का हो जाएगा यहाँ पर, वह केवल संसद के प्रति उत्तरदायी होता है, तो ये बिल्कुल सही है। वह किसी कर की निवल प्राप्तियों को प्रमाणित करता है, ये भी सही है। और तीसरा है, वह राज्य सरकारों के लेखाओं का संकलन और अनुरक्षण करता है, ये भी सही है। यानी 1, 2 और 3 सही है, चौथा कथन गलत है, यानी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 61 नंबर प्रश्न है, सकल घरेलू उत्पाद एनडीपी प्राप्त किया जाता है, तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो 61 नंबर सवाल का हो जाएगा सी ऑप्शन, सकल घरेलू उत्पाद में मूल्य ह्रास घटाकर, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए अगला प्रश्न है, सैद्धांतिक रूप से यदि आर्थिक विकास की कल्पना की जाती है तो इनमें से किसे साधारणतः शामिल नहीं किया जा सकता? इसका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा 62 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन हो जाएगा, विश्व बैंक से वित्तीय सहायता में वृद्धि। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला सवाल देखेंगे, यहाँ पर है 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो डी ऑप्शन हो जाएगा, तीव्रतर, धारणीय एवं और अधिक समावेशी विकास। 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल जो था 2012 से 2017 था, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, मुद्रास्फीति के विषय में असत्य कथन है, कौन सा असत्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। भारत में मुद्रास्फीति की दर की गणना थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर की जाती है, यही गलत है। वर्तमान में आरबीआई नीतिगत निर्णयों के लिए मुख्य रूप से उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई खुदरा मुद्रास्फीति का उपयोग करता है, न कि केवल थोक मूल्य सूचकांक डब्ल्यूपीआई का। ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन जो है गलत है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, सीआरआर में वृद्धि होने से अर्थव्यवस्था पर निम्नलिखित में से कौन से प्रभाव होंगे? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, बैंकों की ऋण देने की क्षमता में कमी आएगी, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 66 नंबर, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय बागवानी मिशन का उद्देश्य नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, मानव संसाधन विकास। बाकी तीनों हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, किसी कर को किस स्थिति में प्रतिगामी कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा 67 नंबर प्रश्न का हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा, अमीरों की तुलना में गरीबों पर अधिक भार। इसी को हम लोग जो है प्रतिगामी यानी रिग्रेसिव कहते हैं, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए अगला प्रश्न है 68 नंबर, प्रत्यक्ष कर की स्थिति में करापात और कराधान होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, एक ही व्यक्ति पर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है 69 नंबर, निम्नलिखित में से किस सड़क का निर्माण शेर शाह के द्वारा नहीं किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी बंगाल से सिंध सड़क का निर्माण शेर शाह सूरी ने किया है, आगरा से बुरहानपुर का निर्माण शेर शाह सूरी ने किया है, और आगरा से चित्तौड़ का निर्माण भी शेर शाह सूरी ने किया है। उपरोक्त में से कोई नहीं, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, 70 नंबर प्रश्न है। 70 नंबर प्रश्न है, अंग्रेजों के द्वारा पटना में अपनी पहली फैक्ट्री कब स्थापित किया गया था? तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा 1620 ईस्वी में, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, अंग्रेजों ने पटना में अपनी पहली फैक्ट्री 1620 ईस्वी में आलमगंज में स्थापित की थी, हालांकि यह प्रयास जो है असफल रहा था। बाद में 1651 से 1652
ईस्वी के आसपास पटना के गुलजार बाग में एक अस्थायी फैक्ट्री की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है, बिहार के वे कौन से जिले हैं जिनमें 2001 से 11 में ग्रामीण महिला साक्षरता दर सबसे कम थी? तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा डी ऑप्शन, किशनगंज और सहरसा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे 72 नंबर, कौन सा बौद्ध ग्रंथ गुप्तों के अधीन बिहार के राजनीतिक इतिहास पर प्रकाश डालता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 72 का सी ऑप्शन हो जाएगा, आर्य मंजू श्री मूल कल्पम, यानी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, वैशाली में आयोजित द्वितीय बौद्ध समिति की अध्यक्षता किसने की थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 73 का सभा कामी के द्वारा किया गया था। ठीक है, द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन 383 ईसा पूर्व में वैशाली में कालासुक के शासनकाल में हुआ था, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी, और अध्यक्षता सभा कामी ने किया था। नेक्स्ट है, 1857 की क्रांति में सर्वप्रथम विद्रोह तत्कालीन बिहार के किन क्षेत्रों में देखा गया? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 74 का ए ऑप्शन हो जाएगा, रोहिणी में। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, बिहार की भूगर्भीय संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है, इसको चुनना है। इसका राइट आंसर देखेंगे तो पहला है, धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ था, ये सही है। दूसरा देखेंगे तो हो जाएगा, तृतीयक शैल का विस्तार चंपारण जिले में है, ये भी सही है। तीसरा, विंध्य क्रम की चट्टान का विस्तार बिहार में नहीं है, ये गलत है। और बिहार के मैदानी क्षेत्र में चतुर्थक चट्टानें पाई जाती है, ये सही है, यानी 1, 2 और 4 सही है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, 76 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर बिहार के मैदान में प्रवाहित नहीं होती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर पुनपुन, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा, पुनपुन नदी। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा सी। बिहार की नदियों को मुख्य रूप से 2 भागों में विभाजित किया जाता है, उत्तर बिहार की नदियाँ जो गंगा के उत्तर में बहती है और दक्षिण बिहार की नदियाँ जो गंगा के दक्षिण में बहती है। पुनपुन नदी दक्षिण बिहार की एक प्रमुख नदी है, इसका उद्गम झारखंड के पलामू जिले के छोटा नागपुर पठार से होता है। पुनपुन नदी बिहार के औरंगाबाद, गया, पटना जिलों से होकर उत्तर पूर्व दिशा में बहती है और अंत में फतुहा पटना के पास में गंगा में मिल जाती है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, पुनपुन नदी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है, बिहार में तुर्क शासन का वास्तविक संस्थापक कौन था? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा, इब्न बख्तियार खिलजी था, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, 78 नंबर सवाल देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है, यानी गलत कौन सा है? तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो 78 का हो जाएगा, आइए देखते हैं इसको। तो राइट आंसर हो जाएगा काकोलत जलप्रपात नवादा में है, ये सही दिया गया है। मांझर कुंड जलप्रपात नालंदा में है, ये भी सही है। तुतला भवानी जलप्रपात जो है रोहतास में है, ये भी सही है। तेलहर कुंड जलप्रपात कैमूर में जो है, ये आपका हो जाएगा कौन सा? अच्छा गलत पूछा है ना, तो कौन सा गलत है? तो मांझर कुंड जलप्रपात नालंदा, मांझर कुंड जलप्रपात जो है ये आपका कहाँ है? तो बिहार के रोहतास में है। ठीक है, नालंदा नहीं होगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, बाकी सभी सही दिए गए हैं। ठीक है, याद रखिएगा, मिस्टेक हो गया था। चलिए अगला प्रश्न है 79 नंबर, बिहार की भौगोलिक संरचना चट्टानी प्रणालियों से बनी है, चट्टानी प्रणालियों का उनके विवरण का मिलान कीजिए। तो पहला का देखेंगे तो हो जाएगा धारवाड़ चट्टान का हो जाएगा दक्षिण पूर्व बिहार, जैसे मुंगेर, जमुई, नवादा, अभ्रक के निक्षेप पाए जाते हैं, ये सही हो जाएगा। दूसरा का हो जाएगा विंध्यन का 4 नंबर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम बिहार, कैमूर, सोन घाटी, रोहतास इत्यादि। टर्सियरी चट्टान हो जाएगा इसका राइट आंसर, ए ऑप्शन हो जाएगा, बिहार के हिमालयी तराई क्षेत्र मुख्यतः पश्चिमी चंपारण। और क्वाटरनरी चट्टान का हो जाएगा यहाँ पर 2 ऑप्शन, गंगा के मैदान, यानी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर 79 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, 3, 4, 1, 2। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, बिहार का निम्नलिखित में से कौन सा जिला जो नेपाल के साथ एवं पश्चिम बंगाल दोनों की सीमा के साझा करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा किशनगंज। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, बिहार बजट 2026-27 3 फरवरी 2026 को पेश किया गया, जिसका आकार है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 81 नंबर प्रश्न का हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, 3,47,05,89
करोड़ रुपया, यानी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर 347,589.76 करोड़ रुपया, यानी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वित्त वर्ष 2026 के लिए अनुमानित वास्तविक जीडीपी वृद्धि क्या है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 82 का ए ऑप्शन 7.4% है। चलिए अगला प्रश्न है, बिहार राज्य के गठन की डैश वर्षगांठ मनाने के लिए 22 मार्च 2025 को बिहार दिवस मनाया गया। इसका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा 83 नंबर सवाल का हो जाएगा 113वीं, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला सवाल है, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का आयोजन 2020 से 27 मार्च 2025 तक किस शहर में किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। यहाँ पर अगला प्रश्न है, फातिमा बोस ने 74वां मिस यूनिवर्स का खिताब जीता है, वह किस देश का प्रतिनिधित्व करती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 85 का राइट आंसर हो जाएगा ए, मैक्सिको। ठीक है, अभी याद रखिएगा भारत और श्रीलंका के बीच T20 विश्व कप 2026 में आयोजित किया गया था, जो कि जो है भारत और श्रीलंका ने आयोजित किया था। ठीक है, तो इसमें जो है भारत ने जो है जीता है। ठीक है, T20 विश्व कप। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, 10वें ICC पुरुष T20 विश्व कप 2026 में बांग्लादेश की जगह कौन सा देश भाग लिया है? तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा 86 का ए ऑप्शन स्कॉटलैंड। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, 87 नंबर सवाल, टाइफून बुआलोई ने निम्नलिखित में से किस देश में जान माल का भारी नुकसान और व्यापक विनाश किया है? तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा 87 का यहाँ पर ए ऑप्शन वियतनाम में। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, 88 नंबर, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बगराम एयरबेस पर फिर से कब्जा करने के लिए बोली लगाई है, यह एयरबेस निम्न में से किस देश से संबंधित है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा, अफगानिस्तान से संबंधित है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है, तो चलिए मिलान करते हैं। संस्था और देश और नियुक्ति दिया गया है, यहाँ पर कौन सा प्रश्न है? हाँ 89 नंबर। तो पहला का हो जाएगा यहाँ पर IMF का कार्यकारी निदेशक उर्जित पटेल हैं, और दूसरा हो जाएगा थाईलैंड के प्रधानमंत्री अनुतिन चर्नविराकुल हैं, और फ्रांस के प्रधानमंत्री सेबेस्टियन लेकोर्नु हैं, यानी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ACC के अध्यक्ष मोहसिन नकवी है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन 1 2 3 4। चलिए 90 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया है? तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो 90 का हो जाएगा सी ऑप्शन निर्मल मिंडा ने, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। 91 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस संगठन ने ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स को आतंकी संगठन घोषित किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा यूरोपीय यूनियन ने। ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए, EU ने। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में मुख्यमंत्री एतिकोली दूती पात योजना किस राज्य में लॉन्च की है? तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा 92 का सी ऑप्शन असम में। नेक्स्ट है, भारतीय सेना के पहले सशस्त्र हेलीकॉप्टर रुद्र को उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा हंसजा शर्मा बनी है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट प्रश्न है 94 नंबर सवाल, भारत ने किस राज्य के जीवित जड़ पुलों को 2026-27 की यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल करने के लिए नामांकित किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेघालय, ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट प्रश्न है 95 नंबर प्रश्न, किस राज्य ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती के अवसर पर शून्य गरीबी मिशन शुरू किया, जिसका उद्देश्य प्रत्येक वंचित व्यक्ति को गरीबी रेखा से ऊपर उठाना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश ने, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में किस राज्य ने 2026 को कृषि वर्ष के रूप में घोषित किया है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा मध्य प्रदेश ने। चलिए अगला प्रश्न है, 77वें गणतंत्र दिवस 2026 परेड में किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में चुना गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन महाराष्ट्र। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे,
भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA, जिसे मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जाता है, वह कब शुरू हुआ? तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा 27 जनवरी 2026 को हुआ था। अगला प्रश्न देखेंगे 99 नंबर, हाल ही में किसे स्कॉच पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा C. को सम्मानित किया गया है। C. का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ कैलिमेटिक्स होता है। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन हो जाएगा C। नेक्स्ट प्रश्न है 100 नंबर, भारत द्वारा 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 की अध्यक्षता हेतु निम्न में से कौन सी थीम निर्धारित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। चलिए, ये हो गया टेस्ट नंबर 1 कंप्लीट हुआ। मिलते हैं अगले टेस्ट को लेकर, तब तक के लिए जय जय भारत। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसे दबाना ना भूलिए।